हेलो बच्चों, एचएस एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है बच्चों। तो हम इसमें स्टडी कर रहे थे, फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं बच्चों, हम 10th क्लास की। ठीक है, ये 10th क्लास की फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमारा जो सिलेबस हो चुका है, मैंने अवतल दर्पण के जितने भी आपके डायग्राम थे, उसके प्रतिबिंब बनने के जो नियम थे, वो सारा कुछ आपको समझा चुका। आज मैं उत्तल दर्पण के नियम आपको उसमें समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये स्टडी आज हम करने वाले हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखेंगे कि मान लिया उत्तल दर्पण आपका रखा हुआ है, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। अंदर की ओर पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है बच्चों, कोई आपके कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु कहीं भी रखी हुई है, ये रखी हुई है। ठीक है, बात समझ में आई हुई। तो अब क्या होता है कि इसमें एक समांतर प्रकाश किरण चलेगी, जैसे पहले चलती थी, ये चली, चलने के बाद परावर्तित हुई। अगर आप इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं, नियम आपने पहले ही पढ़ा होगा कि पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है फोकस पर। ठीक है, और अगर दूसरी प्रकाश किरण हम लेते हैं, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे की, ये टकराएगी और परावर्तित होकर पीछे से, क्योंकि ये जो अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये वक्रता केंद्र सी पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और जहां एक दूसरे को काटते हैं वह वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये बिल्कुल वस्तु का प्रतिबिंब कैसा नजर आ रहा है आपको, डायग्राम से नजर आ होगा कि वस्तु से छोटा है, सीधा है और आभासी, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, बात समझ में आई भाई, क्लियर है? तो डायग्राम समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, नाम रखना चाहो उसके नाम रख दो, ओ डैश, इसका मान रख दो आई डैश। ठीक है, M1 M2। ठीक है, और यहाँ से जहाँ से परिवर्तित हो गया ए और बी ले लिया मैंने यहाँ से। ठीक है, क्लियर है भाई? तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोई वस्तु ओ डैश रखी हुई है उत्तल दर्पण के सामने, वहां से कोई प्रकाश किरण चली, बिंदु से टकराई, परावर्तित हुई, सीधी ऐसे निकल गई, पीछे की ओर बढ़ाओगे तो किस पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण चली, टकराई और टकराने, दूसरी प्रकाश किरण चली, टकराई, टकराने के बाद उसी पाथ को फॉलो करते वापस होगी, क्योंकि अगर हम इसे पीछे की ओर बढ़ाएं तो वक्रता केंद्र सी पर मिलती प्रतीत होती है। जहां एक दूसरे को काटेगी वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति लिख दूंगा मैं यहाँ से, कैसा होगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, सीधा होगा, छोटा होगा और आभासी होगा। ये 3 पॉइंट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखो छोटा हो रहा है, बात समझ में आ गई, और आभासी है क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, और आपका ये आपका सीधा प्रतिबिंब है। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका उत्तल दर्पण का द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। ठीक है, प्रतिबिंब बनने की स्थिति। ठीक है, क्लियर है भाई, इसे मैं मिटा रहा हूँ। आगे चलते हैं, हम आगे स्टडी करते हैं। आगे आपका एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, छोटा सा टॉपिक है, सब अलग अलग तरीके से समझाते हैं, वैसे मैं अपने अलग तरीके से समझाता हूँ कि दूरियां नापने के निर्देशांक ज्योमेट्री चिन्ह परिपाटी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइन कन्वेंशन ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस को मेजर करने हैं, साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं। ठीक है, दूरियां मापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी देखो भाई, समझे दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामितिक चिन्ह परिपाटी हमने पढ़े हैं एक्स और वाई एक्स। बस ये सोच लेंगे, अपने दिमाग में डाल लेंगे कि ये एक्स होता है, सॉरी ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश। बस ये दिमाग में बैठा हुआ, इधर जितने भी मान होंगे सब धनावेशित, इधर ऋणावेशित, इधर धनावेशित और इधर क्या हो गया आपकी ऋणावेशित। बस ये दिमाग में होना चाहिए कि इधर ऋणावेशित मान चलेंगे, इधर धनावेशित चलेंगे, इधर धनावेशित चलेंगे, इधर ऋणावेशित। ठीक है, हमेशा राइट साइड में जब भी आप चलेंगे तो धनावेशित मान होंगे, लेफ्ट साइड क्योंकि जैसे सीधा हाथ होता है तो सीधे काम होते हैं सीधे हाथ से, और जो ये वाला काम होता है सब गलत ही काम होंगे। ये सब दिमाग में डाल ले आप, तो गलत काम नेगेटिव वर्क, तो ऋणात्मक वर्क तो ऋणात्मक हो गया आपका, ये धनात्मक वर्क हो गया। ऊपर की ओर चलोगे हमेशा एक धनात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो ऊपर की ओर हमेशा उठना चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए।
ठीक है। तो कहते हैं ना ऊपर उठना चाहिए नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो ऊपर की ओर चलोगे तो धनात्मक और नीचे की ओर चलोगे तो ऋणात्मक। आपकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ऐसे इसमें चिन्ह परिपाटी लेते हैं। अब समझेंगे कैसे, कि मैं इसमें दोनों लेंस दिखा रहा हूँ एक साथ, कि पहले सूर्य दर्पण ले रहा हूँ, ये तो पहला हो गया आपका उत्तल दर्पण, लेंस में भी स्टडी कर देंगे ऐसी। ये कौन सा हो गया आपका अवतल दर्पण, सॉरी कर कह रहा हूँ, अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण है बच्चा, अवतल दर्पण हो गया आपका, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए मैं अगर स्टडी करूँ तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता है, इस साइड। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ अवतल के लिए। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में है, ये आर इसका सी होता है, ये एफ होता है इसका, तो हमेशा इसका आर भी नेगेटिव होगा। वस्तु भी हमेशा इधर ही रखते हैं, मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया तो उसका यू भी हमेशा नेगेटिव होगा, वस्तु की दूरी, ठीक है। और भाई आपका इसका फोकस दूरी भी हमेशा नेगेटिव होगी। तो इसके तीनों मान हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बात समझे। प्रतिबिंब अगर आपका इधर बन रहा तो वी भी नेगेटिव ले सके, और जो पीछे बन रहा तो उसे पॉजिटिव ले सकते हैं। तो किसके लिए हो गया, अवतल के लिए। अब उत्तर के लिए स्टडी करेंगे। अगर मैं उत्तर यहाँ दिखाऊं तो उत्तर इस तरह का होगा, ठीक है। उत्तर के लिए सी किधर होगा, ये रहा सी थोड़ा आगे ले लो, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है भाई। तो इसके सी और एफ उधर है भाई। सेंटर ऑफ फोकस तो अगर मैं उत्तर के लिए कंसीडर करता हूँ, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहेगा, तो यू तो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव रहना है, चाहे वो आपका उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, ठीक है। यू तो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव रहना है, ठीक है। और भाई आर की बात करूँ, आर पॉजिटिव होगा, और एफ की बात करूँ तो एफ भी पॉजिटिव होगा। और प्रतिबिंब की अगर बात करते हो तो प्रतिबिंब भी हमेशा इधर ही बनता है, तो वी भी हमेशा इसमें पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। ये उत्तर के लिए है और ये आपका अवतल के लिए। जब आप आगे न्यूमेरिकल करोगे तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, पता नहीं लग पाता हमें कि हम कैसे चिन्ह परिपाटी लेते हैं, कैसे हम स्टडी करने होते हैं। तो बड़े इजी वे में आपको समझाया गया कि कोई पॉइंट कैसे कैसे कंसीडर करते हैं। दोबारा समझ लेंगे। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो अगर अवतल दर्पण में आप लेफ्ट साइड चल रहे हैं, लेफ्ट साइड आप चल रहे हैं, ठीक है, बाएं हाथ की ओर आप चलोगे तो सारे मान ऋणात्मक, दाएं हाथ की ओर चलेंगे तो धनात्मक, ऊपर की ओर चलेंगे धनात्मक, नीचे की ओर चलेंगे ऋणात्मक। ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम कहाँ भी होता है वो आगे मैं आपको आवर्धन क्षमता पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे धनात्मक कैसे। हाइट की बात होती है ना, अगर हाइट ऊपर को चल रही है भाई, प्रतिबिंब सीधा बन गया तो ऊपर की ओर चलेंगे, तो प्रतिबिंब सीधा तो क्या होगा, हाइट हमेशा धनात्मक, चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। प्रतिबिंब यह वस्तु, प्रतिबिंब सीधा है अगर तो प्लस एच ले लेंगे, उल्टा है तो माइनस एच लेंगे। भाई सीधा तो ऐसे ही तो होगा सीधा, तो इसमें तो हमेशा प्लस एच, और उल्टे की अगर बात करूं तो हमेशा ऐसा, तो इसमें क्या होगा माइनस एच लेंगे, ठीक है भाई। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो समझ में आ गया होगा बच्चा, तो बड़ी अच्छी तरीके से आपको बताया, ये क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। इससे आगे चलते हैं इसमें कि गोले दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, यूवीएफ में क्या रिलेशन होता है वो स्टडी हम करेंगे। यू वी और एफ में रिलेशन, एफ में संबंध। तो पहले अवतल के लिए देख लो, अवतल का तो डायग्राम यही हो गया, आपको पता ही है। तो ये आपका सी हो गया, ये आपका एफ हो गया। ये फोकस दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक। मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपके यहाँ रखा हुआ है, बात समझ में आ गई, तो इसे समांतर प्रकाश करना चाहिए, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। ऐसे तो होता है, सी से चली तो ऐसे गुजर जाएगी, बात समझ में आ गई। ऐसे जाएगी ऐसा, ये जहाँ काटेंगे वस्तु को पट्टी बनता है, ठीक है। देख लो, चलो खैर हमें तो इतना कुछ वो नहीं करना। वस्तु की दूरी होती है यू, ये, ठीक है, और ये होता है वी का मान यहाँ से यहाँ तक, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो अगर मैं इसमें संबंध निकाल रहा हूँ, केवल आपके सिलेबस में संबंध है नेगेटिव डेरिवेशन, 1/f बराबर आ जाएगा 1/v प्लस 1/, हमेशा ध्यान रखना संबंध हमेशा यूज करना है, ठीक है। अब आपका u का मान ऋणात्मक है या v का मान ऋणात्मक है, क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, वो आपको बाद में इसमें लगाना है। फॉर्मूला पहले आप ये यूज करेंगे, ठीक है। अगर उत्तल दर्पण की भी बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में भी सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। वो आप जो न्यूमेरिकल करोगे इस चैप्टर के तो वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u,
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर आपका चल रहा है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, जामिया का एग्जाम दे रहे हैं, आप BHU का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम 11th एंट्रेंस एग्जाम आपको दे रहे हैं, तो उस एग्जाम में इस चैप्टर में से 100% क्वेश्चंस निकलता ही है। आप अगर CGL का एग्जाम दे रहे हैं, SSC CGL दे रहे हैं, SSC का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, या और बहुत सारे रेलवे के एग्जाम, बहुत सारा कुछ आपका जो है, वहां से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चों। मैंने भी काफी एग्जाम दिए, वहां भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी वीडियो आपके लिए है, बड़ा अच्छा काम आपके लिए चल रहा है, इसे बड़ी अच्छी तरीके से समझे। कोई भी डाउट है आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो समझ में आया होगा बच्चों। तो इससे आगे हम इसमें जो है इसमें स्टडी करेंगे। मान लो मैं बात करता हूँ रेखीयावर्धन अक्षमता। रेखीयावर्धन अक्षमता, तो रेखीयावर्धन अक्षमता क्या होती है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, इसका फॉर्मूला लिख दूँ, उसी चीज आपको समझ में आ जाएगी। रेखीयावर्धन अक्षमता, इसकी परिभाषा भी अगर आप लिखना चाहते हैं, रेखीयावर्धन अक्षमता रेखीयावर्धन लाइन जिसे बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीयावर्धन अक्षमता क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। वैसे इंग्लिश में भी पढ़ लिया बच्चे, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटे, m बराबर होता है वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यह ऊंचाई बात एक ही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और इसका जो फॉर्मूला है, अगर मैं मान लूँ कि भाई वो जो कोई भी डायग्राम, मान लीजिए ये वाला डायग्राम आपका है, ये प्रतिबिंब है, इसकी लंबाई y1 है, इसकी y2, m बराबर हो जाएगा y2 बटे y1। ये h2 h1 ले लो, मर्जी आपकी। ठीक है, वो लेना माइनस और लेना है वो आप बाद में देख लेना, और बराबर होता है -v बटे u, अर्थात वस्तु की ध्रुव से दूरी तथा प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी बटे वस्तु की ध्रुव से दूरी के अनुपात के बराबर भी आपकी होती है। तो रेखीयावर्धन अक्षमता की परिभाषा कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीयावर्धन अक्षमता कहते हैं। m बराबर y2 बटे y1 बराबर -v बटे u। तो बच्चे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम इसमें स्टडी करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। ये अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपका कि अवतल दर्पण का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, वो समझेंगे कि अवतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। नंबर 1 सेविंग के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? लिख दूं मैं, अवतल दर्पण के उपयोग। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछ ले कि सेविंग बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग होता है। तो चूंकि फोकस दूरी और जो बड़े द्वारक का अवतल दर्पण है, तो इसलिए इसका यूज क्या करेंगे? सेविंग में, दाढ़ी बनाने में, हिंदी में कहते हैं दाढ़ी बनाने में, नाई वगैरह यूज करते हैं इसको। तो दाढ़ी बनाने में होता है, अपना चेहरा देखने के लिए मनुष्य इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा डॉक्टर लोग क्या करते हैं बच्चा, कि डॉक्टर लोग आंखों का टेस्ट करते हैं। तो आंखों का टेस्ट करने के लिए जो उसमें परावर्तक तल यूज करते हैं, वो अवतल दर्पण परावर्तक तल यूज करते हैं। प्रकाश की किरणें परावर्तक तल से पड़ती है अवतल दर्पण पे और जाके किसी बिंदु में फोकस हो जाती है। तो डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आंख, दांत, नाक, गले इत्यादि में डालते हैं। इससे अंग भलीभांति प्रकाशित हो जाते हैं। तो दूसरा प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा कि आंखों का टेस्ट करने में, दांतों का टेस्ट करने में, गले का टेस्ट करने में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर लोग। तीसरा, इसका उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है। टेबल लैंप आपने देखा होगा, तो उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, जिससे कि प्रकाश वायु, ठीक है, दर्पण परावर्तित होकर अभिसारी हो जाती है। कन्वर्जेंट होने में थोड़े क्षेत्र में अधिक प्रकाश पहुंचता है, मतलब अभिसारित ना हो, फैलने सिकुड़े, मतलब एक जगह किसी एक जगह फोकस हो जाए। बात समझ में आ गई? तो इसे क्या बोलते हैं हम? अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। हमेशा दर्पण से क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण, कन्वर्जेंट। अभिसारी का मतलब होता है अभिसार। अभिसार मतलब जितना भी ये सारा सार हो रहा है, इसे सारे अभी एक जगह शिफ्ट करना। ठीक है, मोटर कारों में, रेलवे इंजनों में, स्टीमर, सर्च लाइट के लैंप परावर्तक के रूप होते हैं। तुमने देखा होगा लाइट वगैरह एक ही पॉइंट पर फोकस करना है लाइट को, तो वहां पर यूज होता है अवतल दर्पण का। इसके बाद हम उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ते हैं बच्चों,
इसमें पहला प्रयोग है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लैंपों के ऊपर किया जाता है, क्योंकि लैंपों का प्रकाश में बहुत दूर तक फैलाना होता है। पहले का उल्टा है बिल्कुल अवतल का। अवतल में तो क्या था कि कई एक जगह फोकस करना सारे प्रकाश को, तो फैलाना है गलियों में क्या करना है, बल्ब लगा दिया आपको, फैलाना है प्रकाश को, तो वहां से यूज करते हैं किसका, उत्तल दर्पण का। और इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं, यहाँ पे अपसारी लेंस भी बोलते हैं। अपसारी लेंस किसे बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना, अपसारी दर्पण सॉरी अपसारी किसे बोलते हैं, अपसारी होता है फैलाना, तो अपसारी किसे बोलते हैं, उत्तल दर्पण किसे बोलते हैं, उत्तल, और अवतल को बोलते हैं अभिसारी। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रकाश को क्या आता है, एक जगह इकट्ठा करके भेजता है किसी बिंदु में, और एक प्रकाश को क्या आता है, फैलाता है, दूर दूर तक फैलाता है। बात समझ में आ गई भाई। तो उत्तल दर्पण मोटर कार में ड्राइवर की सीट के पास लगा रहता है पीछे की वस्तु देखने के लिए, वो छोटा पट्टी बनाता है आपका। भाई बड़ी वस्तु का छोटा पट्टी जब आपको नजर आएगा, जो वस्तु नजर आएगी आपको, यानी मान लिया आपने लगा दिया उत्तल दर्पण, तो उसमें वो चेहरा नजर आ रहा है आपको, ये पता नहीं भाई वो कितनी दूरी पे, कितने दूरी का आभास नहीं हो पाता, लेकिन इसमें आपको पूरी स्ट्रक्चर आपको जो है आती है इसमें, क्योंकि बड़ी वस्तु का छोटा पट्टी में आपको नजर आता है, तो वहाँ यूज करते हैं उत्तल दर्पण। तो गाड़ी के हेडलाइट में पूछ लेता है कि जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा लगा रहा है, हेडलाइट तो समझ में आ रहा होगा कि उसमें प्रकाश को जो है ना फैलाना होता है, तो वहाँ उत्तल दर्पण लगा रहता है आपका। गाड़ी में जो है ना पीछे देखने के लिए कौन सा यूज करते हैं, उत्तल दर्पण यूज करते हैं। तो इन सब चीज़ों को बच्चों आप स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम आपके फरवरी में ही होने हैं, ये आप अपने माइंड में डाल लें, तैयारी अपनी शुरू कर दें, अच्छी तरीके से तैयारी करें, अच्छे से नंबरों से पास होंगे, टॉप करें, डिस्ट्रिक्ट टॉप करें, यूपी टॉप करें, अच्छी रैंक लाए, ये नहीं तो हमें बड़ी खुशी होगी। और आप ये जितने वीडियो लेक्चर में आपको दे रहा हूँ बड़ी अच्छी तरीके से देखें। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, लाइक जरूर करें वीडियो को, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे, हम भी थोड़े से एक्साइटमेंट हमारा बढ़े, हम मोटिवेट होंगे तुम्हें पढ़ाने के लिए, अच्छा पढ़ाएगा आपको। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।